साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए ले आए हैं हिंदी विषय की संपूर्ण वर्णमाला, यानी सामान्य हिंदी। किसी भी परीक्षा में जो सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो जैसे इसमें हम सबसे पहले हमने शुरुआत किया है वर्णमाला से, ठीक। तो वर्णमाला देखिए, यहां हम वर्णमाला ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और एक ही वीडियो में आपका वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला से पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाषा की। तो देखिए, भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। यहाँ पे हलंत लगेगा। संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। और अगर कोई पूछे भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा जो है व्यक्तिवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है, यानी भाषा जो है वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। और विश्व में लगभग अगर देखा जाए तो 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में यदि बात किया जाए तो भारतीय मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। अब अगर हम बात करें तो 14 के बाद 15वीं भाषा जो हमारी जुड़ी वो है सिंधी। सिंधी भाषा हमारी 15वीं भाषा थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा आपका इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक। तो इससे आप नमक ऐसे याद कर सकते हैं। आपका 71वें संविधान संशोधन से आपकी 3 भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक। उसके बाद 4 भाषाएं और जुड़ी। इसके आगे 18 के बाद हम देख लेते हैं 19। तो 4 भाषाएं और जुड़ी 92वें संविधान संशोधन से। वो कौन सी थी? वो थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक। तो ये जो है 4 भाषाएं हमारी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करें, यदि हिंदी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है ना। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए, जो हिंदी ये है, ये हिंदी शब्द जो है किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का शब्द है। अब अगर संविधान में हिंदी की बात करें तो ये भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ठीक है ना। और ये बात 8वीं अनुसूची में बताई गई है कि 22 भाषाएं हमारी संविधान में हैं, ठीक ना। हमारी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, अभी अभी जिसकी चर्चा हमने की थी। अब यहाँ पे देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारत में संविधान को राज्य भाषा की मान्यता प्राप्त हुई। देखिए, वही बात हमने बताई कि हिंदी जो है हमारी कैसी भाषा है? राज्य भाषा है। फिर आगे अगर देखें, हिंदी जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राज्य भाषा का मान्यता प्राप्त हुआ और उसी दिन से जो है हमारा हिंदी दिवस मनाना चालू हुआ। देखिए, जबकि हिंदी दिवस मनाने का प्रारंभ जो है 1953 से माना जाता है, ठीक ना। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि जो है वो कैसी है? देवनागरी है। और ये देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी से आई हुई है लिपि है। अब यदि बात करें 351 में, तो अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और
विकास करे, यानी हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करने की बात जो है अनुच्छेद 351 में बताई गई है। अब देखिए हिंदी के उद्भव का सही क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी भाषा थी संस्कृत, संस्कृत से जो है आई पाली, पाली के आगे फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी अवहट्ट और अवहट्ट से फिर बनी हिंदी। ठीक, तो ये हिंदी के विकास का सही क्रम है। सबसे पहले जो है हिंदी मूल रूप में संस्कृत थी, संस्कृत से पाली हुई, पाली से फिर प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, तब जाके हमें हिंदी देखने को मिली। ठीक है, अब आगे हम लोग शुरू करते हैं वर्ण के बारे में। देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक, और जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछा जाए तो वर्ण है, और सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछा जाए तो वो ध्वनि है। देखिए वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ है अनासवान। अक्षर मतलब होता है जो अ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाश, जिसका नाश न हो उसी को कहते हैं अक्षर। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। अब यदि बात करें, देखिए यहाँ पे वर्णमाला की बात कर लेते हैं। ठीक, अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में देखिए वर्णमाला शब्द जो है वो वर्ण और माला दो शब्दों के योग से बना हुआ है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो 45 वर्ण होते हैं, इनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, यानी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जबकि लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। तो देखिए सबसे पहले हम लेखन के आधार पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण जो है वो आते हैं। तो देखिए 11 जो है वो स्वर होते हैं। देखिए अ से लेकर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक, यहां पे री को भी ले लीजिए। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि स्वर की संख्या जो है कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और देखिए कहां से गड़बड़ हो गया, आ ई उ री ए ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, टोटल जो है स्वर कितने हैं, 11 हैं। फिर अगर बात करें व्यंजन की तो 25 व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है, अयोगवाह व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। इस तरह लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, कुल 52 होते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर यदि हम लोग देखें तो वर्ण कितने होते हैं, 45। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, अब अगर बात करें हम आगे स्वर की, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं, और स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए आपका यहाँ पे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, तो ये कुल मिला के 11 स्वर हैं। अब वहीं पे बात करें अयोगवाह क्या होते हैं, तो अंग को अनुस्वार और अह को जो है विसर्ग कहते हैं। तो ये इसी दोनों को मिला के हम कहते हैं अयोगवाह। इसको अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न पूर्ण रूप से स्वर है और न ही यह पूर्ण रूप से व्यंजन है, तो इसका किसी के साथ योग न होने के कारण ही इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, यानी अंग और अह ये दोनों क्या है, अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अन को अनुस्वार कहते हैं, जबकि अह को कहते हैं विसर्ग। देखिए
स्वर के बाद स्वरों का वर्गीकरण के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें तो स्वर हमारे कितने होते हैं? कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, यदि जिह्वा की सक्रियता के आधार पर हम देखें तो यहां भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और ओष्ठाकृत के आधार पर अगर हम देखें, ओठ के आधार पर, तो वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार, यानी ओठ हमारा जब वृत्त होता है तो उसे वृत्ताकार, और जो वृत्त नहीं होता तो अवृत्ताकार कहते हैं। अब देखिए मुखाकृत के आधार पर स्वरों की संख्या। तो मुखाकृत यानी उस स्वर को बोलते समय हमारे मुख की आकृति कैसे बनती है, उस आधार पर स्वरों की संख्या यहाँ पे 4 है। देखिए विवृत्त स्वर होते हैं, अर्ध विवृत्त होते हैं, संवृत्त होते हैं और अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। फिर देखा जाए अगर उच्चारण के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या, तो यहाँ भी 4 हैं, कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठ स्वर। अब देखिए यदि आगे बात करें तो हम उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जानते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अब यदि बात करें दीर्घ स्वर की, तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक का समय लगता है, यानी 2 मात्रा काल का समय लगता है, ठीक, 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी ये 7 जो हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। देखिए प्लुत स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के बोलने में 2 मात्रा काल से भी अधिक का समय लगता है, ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए जैसे राम, यहाँ पे 3 मात्रा काल का समय लगेगा। ओम में भी जैसे आप बोलेंगे तो इसको खींच के बोलेंगे ओम, तो यहाँ पे आप देखिए जब स्वरों को खींच के बोला जाए, ठीक, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब अगर हम बात करें जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। देखिए अग्र स्वर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जिन स्वरों के जिह्वा के आगे के भाग से बोला जाता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे इ, ए, और री, ये जो है 5 जो हैं ये होते हैं अग्र स्वर, ठीक। ई, ए, आप बोल के देखेंगे तो ये जिह्वा के अगले स्थान से बोले जाते हैं। फिर यही बात करें मध्य स्वर की, तो जिह्वा के मध्य भाग से ये बोले जाते हैं। देखिए इसमें केवल एक स्वर आता है अ को जो है हम मध्य स्वर कहते हैं। फिर बात करें यही पश्च स्वर की, तो जिह्वा का पिछला भाग ना पश्च स्वर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे कि यहां पे बताया गया है आ, उ, ओ, और आ, ये क्या है? पश्च स्वर है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक ना। यहां देखिए आप देख रहे हैं, देखिए जिह्वा के आगे से बोले जाने वाले जो शब्द हैं जैसे ई, ए, ये जो है क्या है? अग्र स्वर हैं। फिर मध्य स्वर किसको बोलते हैं? जो जिह्वा के मध्य भाग से, देखिए यहाँ पे मध्य भाग से बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो अ जो है वो क्या है? मध्य स्वर है। फिर अगर हम बात करें जिह्वा के पिछले स्थान से, देखिए पिछले स्थान से बोले जाने वाले आ, उ, औ, इनको बोला जाता है पश्च स्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जिह्वा के आधार पे 3 तरह से स्वर बांटे गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों की संख्या। तो देखिए ओष्ठाकृत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्वर। वृत्ताकार स्वर, यानी ओठ हम जब बोलते हैं तो ओठ का आकार जब वृत्त हो जाए, गोल हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे स्वर को हम वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। जैसे देखिए उ, ओ, औ,
ठीक। आवृत्ताकार स्वर देख लेते हैं। तो देखिए ओष्ठ गोलाकार रूप में न होकर किसी अन्य रूप में हो तो उसे आवृत्ताकार जो है स्वर कहते हैं। देखिए जैसे अ, आ, ई, ए और री, इसको जो है हम कहते हैं आवृत्ताकार स्वर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मुखाकृत के आधार पर स्वरों की संख्या। तो देखिए मुखाकृत के आधार पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है विवृत्त स्वर, एक एक करके हम जान लेते हैं। देखिए विवृत्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना, ठीक, यानी जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, जैसे आ, ये क्या है? विवृत्त स्वर है। आ जो है क्या है? विवृत्त स्वर है। अब वहीं पे बात करें अर्थ विवृत्त की, तो देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो ना, विवृत्त में मुख पूरा खुलता है जबकि अर्ध विवृत्त में मुख आधा खुलता है। जैसे कि अ, ए और औ, और ये आ है, इसको बोलते हैं आगत स्वर। तो ये जो है ये अर्ध विवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध विवृत्त होते हैं, यानी इनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, ठीक। आगे बात करते हैं समृद्ध स्वर। देखिए समृद्ध स्वर का मतलब होता है अर्थ बंद होना, यानी इनके उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद सा रहता है। जैसे ई, उ और री। देखिए ये जब आप शब्द उच्चारित करेंगे मुंह से तो ये जो है मुंह क्या रहेगा, आप देखेंगे कि ये मुख प्रायः कैसे रहेंगे? बंद रहते हैं। तो इसीलिए इसको हम समृद्ध स्वर कहते हैं। आगे अगर देखें हम अर्ध समृद्ध स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद हो, जैसे ए और औ। ए और औ जो है हमारा, इसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए 4 प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है एक कंठ स्वर, यानी इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है, जैसे अ, आ, ये इसको बोला जाता है कंठ स्वर। फिर अगला है देखिए दूसरा तालव्य स्वर, जिनको तालु से बोला जाता है। इनका उच्चारण कहां से होता है? तालु से। देखिए ई, ए और ए, ये जो है तालव्य स्वर है, ठीक। अब बात करें यदि मूर्धन्य स्वर की, तो इनका उच्चारण जो है वो मूर्धा से होता है। कहां से? मूर्धा, यानी मुख के ऊपर वाले ठोस भाग से इनका उच्चारण होता है। तो री जो होता है वो कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। अब अगर बात करें ओष्ठ, तो ओठ से मतलब ऐसे स्वर जो ओठ से बोले जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ, ठीक। तो ये जो है ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। अब अगर बात करें, देखिए अब हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन वर्ण जो है हमने बताया है कुल मिला के 52 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो चलिए इनका हम लोग जान लेते हैं कि इनको किस किस आधार पर बांटा गया है। देखिए मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है जो है स्पर्श व्यंजन। देखिए क से लेकर म तक बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। देखिए व्यंजन के विषय में एक चीज और जान लीजिए कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो क से लेकर म तक 25 वर्ण जो होते हैं इनको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहां देख लीजिए, जैसे क वर्ग, देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 जो होते हैं इनको क वर्ग बोलते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 जो हैं वो च वर्ग में होते हैं। फिर ट वर्ग में बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, यहाँ भी 5 हैं। और त वर्ग त, थ, द, ध, न, इसको त वर्ग बोला जाता है, 5 यहाँ पे हो गए। फिर प वर्ग में देखिए प, फ, ब, भ, म, 5 यहाँ से हो गए। यानी कुल मिला के स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है
वो 25 कही गई है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारा जिह्वा या मुख का कुछ न कुछ भाग कहीं ना कहीं स्पर्श करता है, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 25 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति। न तो ये मतलब ये पूर्ण रूप से न तो स्वर हैं और न व्यंजन है, ठीक। तो इन इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। देखिए य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है। कौन कौन से, य र ल और व। तो य र ल व को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। देखो य और व को अर्ध स्वर भी हम लोग कहते हैं, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। फिर आगे अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन वह होता है कि देखिए वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, ठीक। घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, ठीक। कौन कौन से हैं, तो स, ख, स, ह, ये 4 वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर अगर बात करें उच्चारण के स्थान के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, देखिए अभी अभी हमने देखा था कि ये जो है ये क वर्ग है, ठीक। तो क वर्ग और विसर्ग यहां पर देखेंगे, क वर्ग और विसर्ग इनको कंठ से बोला जाता है। विसर्ग हमने बताया था अह जो होता है वो विसर्ग होता है, तो क वर्ग और विसर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, ठीक। इसीलिए इसको कंठ बोलते हैं। देखिए तालव्य क्या होता है, देखिए च छ ज झ य और श, ये तालु से बोला जाता है, इसीलिए इसको हम तालव्य बोलते हैं। ट ठ ड ढ ड़ और र, ये देखिए मूर्धा से बोले जाने वर्ण है, इसलिए इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। देखिए त थ द ध न ल और स्र, स, ये देखिए दंत से बोले जाने वाले वर्ण है, इसलिए इसको हम दंत कहते हैं, ठीक। फिर देखिए प फ ब भ म और व, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण है, इसलिए इसको हम ओष्ठ कहते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो देखिए प्रत्येक वर्ग में पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों को नासिक वर्ण कहा जाता है। यानी देखिए क ख ग घ में अंग जो है अंग य ड़ न म, तो ये जो वर्ण है इनको कहा जाता है जो है, इनको कहा जाता है नासिक वर्ण। क्या कहा जाता है, नासिक, क्योंकि ये बोलते समय कहीं ना कहीं नाक और मुंह दोनों से इनकी हवा निकलती है, यानी बोलते समय नाक और मुंह दोनों से स्थान से हवा निकलती है, इसलिए बोला जाता है इनको पंचमाक्षर बोला जाता है। व और फ, देखिए यहाँ पे व और फ जो है ये हमारे ओष्ठ हैं, ठीक है। ये इनको जो है दंतोष्ठ भी कहा जाता है। वहीं पे ह हमारा विसर्ग है, ठीक, इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए ह को क्या कहा जाता है, तो ह को विसर्ग, ह तथा विसर्ग को जो है इनका उच्चारण कंठ से होता है, यानी ये जो है कंठ से बोले जाते हैं, इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो देखिए हमने पढ़ा है कि क ख ग घ कहां से बोला जाता है, कंठ से। ट ठ ड ढ कहां से, तो ट ठ ड ढ जो है वो कहां से बोला जाता है, तो ये जो है मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। त थ द ध देखिए त थ द ध दंत से बोला जाता है, दांत से। प फ ब भ देखिए ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से, ठीक। तो ऐसे इसको आपको याद रखना है। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, स्पर्श संघर्षी का मतलब है कि कुछ संघर्ष के साथ जब
श्वास वायु बाहर निकलती है, यानी बोलते समय जो है जब कुछ संघर्ष के साथ वायु बाहर निकलती है तो वह हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे च, छ, ज, झ इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखिए बात करें नासिक के व्यंजन की, तो पंचमाक्षर जो है उसी को नासिक के व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं तो श्वास जो है वायुमुख और नासिका दोनों से होकर बाहर निकलती है। अब देखिए बात कर लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन। देखिए ड के नीचे हम बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं अड़, और ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं अड़। तो इन दोनों को जो है हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। देखिए अगला है लुंठित व्यंजन। देखिए आप सीधा सीधा याद रखिए, जो है लुंठित, र को जो है हम लोग लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ठीक, अब अगर पूछे आपसे पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन देखिए एक यहां से छूट गया, इसको य और व को जो है अर्धस्वर कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अब देखिए पार्श्विक व्यंजन क्या है? देखिए पार्श्व शाब्दिक अर्थ है बगल होता है, पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ल जो है ये इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। फिर देखिए संघर्षी व्यंजन के बारे में हमने इस चर्चा किया था। देखिए स ख स ह, स ख स ह इसको बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। ठीक, फिर देखिए वायु श्वास के आधार पर, यानी श्वास वायु के आधार पर देखिए दो व्यंजन को दो प्रकार में बांटा गया है। एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब देखिए बहुत शार्ट में हम इसको आपको समझा देते हैं। देखिए क ख ग घ अंग जब आप पढ़े होंगे, क ख ग घ अंग में, तो इसमें देखिए जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है ये आपका अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, जबकि ख और घ यानी दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। तो आप समझ गए होंगे क ख ग घ अंग में। इसी तरह जैसे च छ ज झ इ की बात की जाए तो पहला यानी च, तीसरा यानी ज और पांचवा यानी इ। तो पहले, तीसरे, पांचवें जितने भी वर्ण हैं इसमें हम इसको अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, अल्प प्राण की संख्या जो है कुल कितनी है? 19 अल्प प्राण है। ठीक, स्वरों को भी अल्प प्राण ही कहा जाता है ना। तो इस तरह स्वर और व्यंजन कुल मिला के 30 अल्प प्राण है। देखिए यहां पर बताया गया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। देखिए यर लव भी हमारा क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, और जितने भी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक, अब बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण जो है इनकी संख्या जो है 14 होती है। देखिए हमने बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है इसको महाप्राण बोला जाता है। देखिए स ख स ह जो है ये भी हमारा क्या है? महाप्राण। तो यानी यर लव अल्प प्राण है, यर लव अल्प प्राण है, और स ख स ह ये क्या है? महाप्राण है। ठीक, अब देखिए नाद या प्रकंपन के आधार पर यदि व्यंजनों का वर्गीकरण देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष या सघोष। तो अघोष की अगर बात करें तो देखिए इनकी कुल संख्या 13 होती है। और देखिए वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन नहीं होता है वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होता है। पहला यानी जैसे क ख ग घ अंग अगर लिखा गया है तो पहला क और दूसरा ख ये अघोष है। च छ ज झ इ में तो पहला
च और दूसरा छ अघोष है। तो इसी तरह प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर जो है वो अघोष होता है। ठीक, जैसे प फ ब भ में प और फ क्या है, आपका अघोष है। ठीक, यानी पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। फिर देखिए स ख सह भी स ख स ख और स, इसे भी हम अघोष कहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं घोष की। तो घोष क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या प्रकंपन उत्पन्न होता है, यानी स्वर तंत्री में क्या उत्पन्न होता है, नाद या प्रकंपन, वे घोष कहलाते हैं या सघोष भी उसी को कहते हैं। देखिए यहां पे एक बात याद रखिएगा, चाहे घोष पूछे या सघोष, दोनों एक ही चीज है। ठीक, अगर हम देखें तो सघोष की कुल संख्या जो है वो 20 है ना, और अगर हम बात करें तो स्वर भी हमारा क्या होता है, सघोष होता है। तो व्यंजन 20 व्यंजन वर्ण सघोष होते हैं और 11 व्यंजन वर्ण सघोष होते हैं, यानी कुल व्यंजन वर्ण को देखा जाए तो 31 व्यंजन वर्ण हमारे सघोष होते हैं स्वर को जोड़ने पर। जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वह सघोष होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है, अंतस्थ जो होता है, यर लव जो हमने बताया था, यह भी हमारा सघोष ही होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, सघोष होता है। देखिए ऊष्म व्यंजनों में ह भी सघोष होता है, सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। ठीक, अब अगर हम कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं स्वर और व्यंजन से संबंधित, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्वर कुल 11 होते हैं, व्यंजन अगर देखा जाए तो कुल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक, तो कुल स्वर और व्यंजन मिला के 44 होते हैं, जिसमें संयुक्त की संख्या होती है 4, छत्रज्ञ। देखिए छत्र ज्ञ और स्र, इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक, जैसे क जो है वो आधा क और श से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजन के संयोग से बना हुआ है। अब उसी तरह त्र की बात करें तो त आधा त और र से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसलिए हमारे इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ज्ञ जो है वो ज प्लस ञ से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और स्र की बात करें तो स्र भी हमारा श और र से मिलकर बना हुआ है। ठीक, श्र, श और र। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये 4 जो है वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। देखिए ड और ढ को उक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक, ड़, अड़ और अढ़, इसको बोलते हैं उक्षिप्त व्यंजन। दो अं और अह को बोलते हैं अयोगवाह। ठीक, अब देखिए देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या जो है कितनी है, 52, हमने शुरू में ही बताया था। देखिए यहाँ पे देख भी लेते हैं, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त हो गया, 2 उक्षिप्त हो गया, 2 अयोगवाह हो गया, तो कुल मिला के जो है हमारा वर्णों की संख्या हो गया 52। ठीक, तो ये लगभग जितना मैंने आपको बता दिया है, इससे बाहर वर्णमाला का कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।